आज हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की हिंदी क्या होती है? जैविक अणु। जैविक अणु का मतलब जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में जिस भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स, जिस भी प्रकार के अणु पाए जाते हैं उन सभी अणुओं को हम क्या बोलते हैं? जैविक अणु या फिर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की जो स्टडी है वो रिचर्ड हैंडरसन ने की थी। ठीक है, इनका नाम देख लेते हैं, रिचर्ड हैंडरसन। रिचर्ड हैंडरसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, जैविक अणु के ऊपर, बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जो नाम आता है जैविक अणु से के संबंध में तो किसका आता है? रिचर्ड हैंडरसन। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि कौन कौन से जैविक अणु होते हैं, किस किस तरह से इनका इंटरेक्शन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस किस तरह से होती। तो ये सारी जो स्टडी थी ये सबसे पहले किसने की थी? रिचर्ड हैंडरसन से। अब हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? तो बायोमोलिक्यूल का नाम बहुत लोगों ने सुना है, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हो गए, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, ये सारे क्या हैं? जैविक अणु या लिपिड्स हो गए। सभी ये जैविक अणु हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? जीवों की कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिका क्या होती है? सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो उसी कोशिका में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी जैविक अणु हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, एंजाइम्स हो, विटामिन हो, सभी मॉलिक्यूल्स इसी कोशिका में उपस्थित रहते हैं अपने अपने अमाउंट में। तो अगर हम इन बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ये बायोमोलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। इनके संगठन में जो इनके रासायनिक संरचना होती है, सबसे अधिक मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये जितने भी 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 तत्व हैं, ये छह तत्व इन बायोमोलिक्यूल्स के संयोजन या रासायनिक संगठन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक स्टडी हुई कि लगभग 90% जो बॉडी का ड्राई वेट होता है, ठीक है, किसका ड्राई वेट? हमारी बॉडी का, तो 90% यही कंटेन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। मतलब कि 90% जो भाग है वो हमारी शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के रूप में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जितने भी ये तत्व हो गए, जिंक हो गई, मैग्नीज हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम हो गए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी फिर कम मात्रा में, कम कम अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मात्रा है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की इसमें उपस्थित होती, लगभग 90% ड्राई वेट ऑफ बॉडी। ये बात हो गई कि बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हमारे जीवित शरीर हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गए, उन सभी में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? जैविक अणु। ठीक है, molecules that are present in living organism। ठीक है, जितने भी हमारे जीवित प्राणियों में, जितने भी ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? जैविक अणु या बायोमोलिक्यूल्स। क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी में सबसे पहले रिचर्ड हैंडरसन का नाम आता है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया। अब सेल हमने क्या बताई थी कि सेल में ये सारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे इनके एग्जांपल्स देख लेंगे कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, जितने भी हमारे एंजाइम्स हो गए, ठीक है,
लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, लगभग सभी क्या हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें, सेल में, कोशिका में। ठीक है, कोशिका में जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाएंगे सब क्या है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और इनमें मेन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में क्या, डीएनए या फिर आरएनए, या बहुत सारे तरह के आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हो गए। इनका अगर हम केमिकल कंस्टिट्यूशन देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का अमाउंट कितना पाया जाता है, 90% ड्राई वेट। ठीक है, बाकी छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो ये इसका मेन हो गया कि ये किस किस तरह से इनका होता है, किस किस तरह से इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम सिंथेसिस की बात करें कि हमारी कोशिका में किस तरह से इनको सिंथेसाइज किया जाता है, तो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कीटोन्स हो गए। ठीक है, कीटोन्स के बाद बहुत सारे एसिड्स हो गए। ठीक है, एसिड्स के बाद अल्कोहल्स हो गए। ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे, अल्कोहल, एमीन्स हो गए। जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सभी मॉलिक्यूल्स से क्या है कि इनका सिंथेसिस होता है। बहुत सारे हो गए, जैसे एल्डिहाइड्स और हो गए। ठीक है, इन सभी मॉलिक्यूल्स से क्या है कि हाइड्रोजन का रिप्लेस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या रिप्लेस होगा, रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन। और ये क्या है हमारे, ये सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। जितने भी कीटोन हो गए, अल्कोहल्स हो गए, अमीन्स हो गए, या एल्डिहाइड्स हो गए, या कोई भी और मॉलिक्यूल हो गए जो कि हमारी सेल में पाए जाते हैं, उनके उनके द्वारा क्या, उनके हाइड्रोजन आयंस विस्थापित होते हैं हाइड्रोजन के द्वारा, और इन सभी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से एक ये प्रोसेस होती है जिसको हम निर्जलीकरण संघनन बोलते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। तो इसके द्वारा इनका हमारा निर्माण होता है। इसके बाद क्या है कि ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि जितने भी हमारी मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी हमारी सेल्स हैं, उन सभी के मेंटेनेंस को और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं इनको रेगुलेट करने का काम क्या कौन करते हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बायोमोलिक्यूल्स क्या एक तरह से हमारे बेसिक मॉलिक्यूल हैं, क्या कि हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए या कोशिका के अस्तित्व के लिए इनका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या ट्रेस एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम, जिंक, ये सब क्या है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब क्या है हमारे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स, मतलब इनमें जीवन नहीं होता है। क्या है, लाइफलेस एलिमेंट्स है मॉलिक्यूल्स। हम इसको क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या फिर एलिमेंट्स, कि इनमें कोई भी जीवन नहीं है। लेकिन जब इनका हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो यही जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इन बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। और ये बायोमोलिक्यूल्स जब एक कोशिका में आते हैं, एक सेल में आते हैं, तो यही बायोमोलिक्यूल्स क्या एक जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही
जितने भी लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं ये इनका फॉर्मेशन करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। और कोशिका में क्या है, ये एक तरह से जीवन के अस्तित्व के लिए जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो लाइफलेस मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ठीक है, जीवन क्या है कि बहुत सारे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स जिनमें जीवन नहीं है, निर्जीव वस्तुओं से मिलके जो जीवन का निर्माण होता है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बायोमॉलिक्यूल्स की, कि बायोमॉलिक्यूल्स की सबसे ज़्यादा स्टडी रिचर्ड हेंडरसन ने की थी। ये बहुत सारे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, क्लोरीन, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं। और ये सभी लाइफलेस मॉलिक्यूल्स एक कोशिका में बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और बायोमॉलिक्यूल कोशिका के साथ मिलके बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करके ये जीवन का निर्माण करते हैं। तो कोशिका क्या है कि ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। और कोशिका में क्या है, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स इन सभी लाइफलेस एलिमेंट से इनका निर्माण होता है, और ये सब एक कंस्टिट्यूट में एक प्रॉपर रेशियो में मिलके हमारे लिए किसका निर्माण करते हैं, जीवन का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ते हैं कि प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, लिपिड्स क्या हैं, फैटी एसिड्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो हमारी बनी है, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं कि प्रोटीन किस तरह से हमारे अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। अमीनो एसिड क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन एज ए प्रोटीन वर्क करती है। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हो गए ये क्या है कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, और इनमें एक नॉन प्रोटीन भी भाग होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कि पॉलीएल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर उनके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। लिपिड्स क्या है कि बहुत सारे फैटी एसिड्स से मिलके हमारे लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हेड होता है, मतलब एक शीर्ष भाग होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जिसका निर्माण होता है, और बाकी एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद विटामिन्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में जितने भी जीन्स का या जितने भी करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है वो इन न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से होता है, या मेनली डीएनए के माध्यम से होता है। दूसरा एक न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, जिसको प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस तरह से ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, और बायोमॉलिक्यूल्स के विषय में ये बेसिक जानकारी।